हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और ये हमारा लेक्चर 5 ही है। ये लेक्चर 5 का हमारा पार्ट 2 है। पहला वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। और इसमें हो सकता है कि मैं आगे एक और पार्ट बनाऊँ इसी में, क्योंकि ये बेसिकली हमारे सेकंड टॉपिक से रिलेटेड है। जो सिलेबस है वो सेकंड टॉपिक में नेशनल इनकम अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो नेशनल इनकम अभी मतलब जैसे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया है ना। हमारी जो नेशनल इनकम है वो लो लो कम क्यों, इसका एक रीज़न देखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के हमारे यहाँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, नेशनल इनकम की भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं, और क्या क्या इनिशिएटिव भारत सरकार ने इसके लिए लिए हैं। तो हो सकता है कि मैं अपने इसके एक पार्ट 3 के साथ इसके सामने इसको लेकर आऊँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहला वाला लेक्चर जो था वो उसमें हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, है ना। जीडीपी, जीएनपी, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम, ये यहाँ पे जो नेशनल इनकम है यहाँ पे बस हमने डेफिनेशन देखी है, और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। आज जो हम देखेंगे वो जीवी है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम। और फिर आज जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चंस हमारे कौन से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी पे। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद कर, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी। तो ये जो रहता है, इसका सीधा-साधा संबंध हमारा प्रोडक्शन से नहीं होता है। मतलब जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उससे संबंध नहीं होता है इसका। इसका संबंध ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, आपने एक ये जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, तो आप उसका लैंड, आपने इसके लिए एक ज़मीन खरीदी होगी, ठीक है? पूरा ये ज़मीन ली होगी, तो इस पूरी ज़मीन का आप रेंट देते होंगे, है ना? आप इसका रेंट देते होंगे, इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, इसके लिए आपने लाइसेंस लिया होगा। तो ये जो आप पे करते हो ना, इसको हम प्रोडक्शन टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? फिर एक होता है और इसी में जैसे भारत सरकार द्वारा अगर आपको कुछ-कुछ सब्सिडी दी जाती है, कि अगर आप, जैसे हम देखते भी हैं कइयों बार अलग-अलग जो हमारे अ, स्कीम्स होती हैं, है ना? जैसे भारत सरकार क्या है, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है बैकवर्ड एरिया में हमें कहीं वो इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करने के लिए, है ना? कहाँ पे, बैकवर्ड एरिया में या फिर रिमोट एरिया। तो वहाँ पे जब हम स्थापित करते हैं ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको, है ना, ये वाला टैक्स फ्री रहेगा, आपको लैंड रेवेन्यू इतना देना पड़ेगा, आपकी जीएसटी इतनी लगेगी। तो वो आ जाता है किसमें, हमारा उत्पादन सब्सिडी में, यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी आर पेड और रिसीव्ड। पे क्या करोगे आप, प्रोडक्शन टैक्स पे करोगे, रिसीव क्या हो गया आपको, प्रोडक्शन सब्सिडी रिसीव हो, विथ रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किससे, वास्तविक उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र है। जो चीज़ हमारी प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो जितना भी उत्पादन होगा ना, उससे स्वतंत्र रहता है। मतलब भली चाहे ये एक तरीके से ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए आपकी स्कूटर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक किसी साल में आपने 1000 स्कूटर बना दिए और किसी साल में आपने 2000 स्कूटर बना दी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, मगर ये जो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी रहती है ना, इसका अमाउंट सेम रहता है। ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अब ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने अगर अपनी कोई पॉलिसी लेकर आया है और वो उसमें टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं, तब बात अलग है। मगर यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहती है मात्रा किससे, वास्तविक तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पे आपको 1000 आपने एक्स्ट्रा उत्पादन कर लिया, मगर आपका जो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी जो रहेगा, जो भी आपको मिलेगा या आप जो भी पे करोगे, वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज। प्रोडक्शन टैक्स जो है वो आप पे करोगे, प्रोडक्शन सब्सिडी जो है आपको मिलेगी। अब ये कौन-कौन सी होती है, तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि प्रोडक्शन टैक्स जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हमारी लगती है, प्रोफेशनल टैक्स हम देते हैं। प्रोफेशन टैक्स का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे कोई से भी कंपनी है, आपने किसी प्रोफेसर को बुलाया हुआ है जो उसमें स्किल रखता है, ताकि आप अपने कंपनी को आगे ग्रो कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है, ये जैसे इस सब्सिडी में होता है सब्सिडी टू रेलवे, रेलवे को सब्सिडी दी जाती है ना। अब जैसे हमारी जो आपने मालवाहक पोत देखा हो, माल माल ले जाने वाली अपने रेलवे की डब्बे देखे होंगे, तो उनको सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसके ये जो परिवहन लागत होती है ना, उसमें भारत सरकार जो है सब्सिडी दी जाती है।
इनपुट सब्सिडी टू फार्मर्स, फार्मर्स को हम सब्सिडी देते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है, ये अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिक सब्सिडी होती है, ठीक है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है। फिर सब्सिडी टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गया, जैसे कि अगर आप वहाँ पे कहीं पे सेटअप करोगे तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडी टू कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव्स को जो सब्सिडी दी जाती है वो सब प्रोडक्शन सब्सिडी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये उससे अच्छा, ये यहाँ पे ये जो सब्सिडी हमने इंक्लूड करी है ना, ये उत्पादन से मुक्त रहती है। मतलब जितना भी उत्पादन हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, कोई किसान है उसके पास 2 एकड़ जमीन और 10 एकड़ जमीन है, मगर इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी इसको मिल रही है वही सब्सिडी इसको भी मिल रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे जब आप उत्पादन देखोगे तो इसका कम होएगा, इसका ज्यादा उत्पादन होएगा। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये उत्पाद एक्चुअल उत्पादन से स्वतंत्र रहती है। और जो जो भी इसका सेटअप है उसके ऊपर वन टाइम टाइप पे इसका इस पे सब्सिडी मिलती है या फिर टैक्स आप पे करते हो। फिर दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है हमारी कौन सी, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी वाली। वो जो हमने बात करी पिछली वाली स्लाइड में, ये था प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, यानी कि उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी। इस वाली जो स्लाइड में हम बात कर रहे हैं ये है प्रोडक्ट टैक्स, यानी कि उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी, ठीक है। उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी जो रहती है प्रति इकाई पर कर या सब्सिडी लगती है या मिलती है। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है आपकी प्रोडक्शन की बात आती है ना, यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन की बात आती है। टैक्स ऑन प्रोडक्ट आर टैक्स पेबल पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और एक्सचेंज। अब यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से आपका टैक्स लगता है या आपको सब्सिडी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है ना, आप पेन वगैरह बनाने की आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। आप जो है मान लीजिए कि 100 पेन बनाते हैं। अब 100 पेन पे, हर पेन पे मान लीजिए कि 1 रुपये टैक्स लगता है आपका बनाने पर, तो आपका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 100 रुपये का ही टैक्स हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए किसी साल आपने 1,000 कर दिया तो यही जो टैक्स बढ़ के कितना हो जाएगा, एक का 1,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट टैक्स होता है ये पर यूनिट पर लगता है ना। उत्पादों पर कर, उत्पादित या विनिमय की गई वस्तु या सेवाओं की प्रति इकाई देय पर कर लगता है। प्रति इकाई जो रहती है ना उसके ऊपर ये टैक्सेबल होता है। पर और इसी पे आपको सब्सिडी भी मिल जाती है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का बहुत चल रहा है, ताकि हमारा जो एमिशन है ग्लोबल वार्मिंग का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉसिल कारण वो कम हो सके। अब आप जैसे वर्तमान में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री लगाने जाओगे ना, तो गवर्नमेंट आपको इसमें रियायत देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम रहेगी, क्या आप जहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू लगाओगे, मतलब जहाँ पे भी आप फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू का टैक्स होगा वो वहाँ पे कम रखेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अभी सहायता हमें कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्यों डिस्कस करी, ये इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं जीवीए पे। तो जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। इसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन का होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब जैसे जीवीए को हम सीधा साधा इसमें ये देखते हैं कि वैल्यू एडिट कितना हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी शुगर की फैक्ट्री है ना, शुगर फैक्ट्री है आपकी, तो इसमें रॉ मटेरियल लगेगा कौन सा, शुगर केन का रॉ मटेरियल लगेगा। तो अ, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, हम एग्जांपल ले लेते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री का। थोड़ा इजी पड़ेगा वो समझने में। आइसक्रीम फैक्ट्री का हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें शुगर केन की है, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल मान लीजिए कि आपका रॉ मटेरियल जो है शुगर केन आपको 20 रुपए का पड़ा। इस 20 रुपए से आपने क्या करा, आपने शुगर बनाई। तो शुगर आपने कितने पर किलो बेची, 50 रुपए के हिसाब से बेची, ठीक है। अब यहाँ पे, अब फिर यहाँ से ये जो शुगर जाकर के कहाँ पे यूज हो गई, आइसक्रीम फैक्ट्री में आपने उस शुगर को यूज किया। या या सॉफ्ट ड्रिंक में मान लीजिए कि आपने उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर मान लीजिए आपने उसको किया और 100 रुपये पर बॉटल आपने बेच दिया इसको। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर स्तर पे आप देखेंगे कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपका जीवीए निकल के कितना आएगा, 80 आएगा निकल के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वही बता रही है यहाँ पे, है ना। ये डेफिनेशन यहाँ पे वही बता रही है कि इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया हमारा, 100 आया।
माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारा कितना यूज हो गया उसको हम माइनस करते हैं। जैसे इसमें रॉ मटेरियल हम माइनस करेंगे, तो 100 में से जब हम 100 में से हम जब ये रॉ मटेरियल वाला इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर ये जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। तो यही क्या हुआ है, ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है किसमें, प्रोडक्शन के लेवल पे। तो बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि हर सेक्टर ने हर तो एक 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 स्तर के बाद जो दूसरा स्तर आता है तो उसमें कितना वैल्यू ऐड किया है ना। जैसे कि हमने देखा ही कि शुगर केन 20 रुपए का था रॉ मटेरियल, फिर ये फैक्ट्री होके बन के आया, फिर और मैन्युफैक्चर हुआ उसमें और अंदर की उस समाहित किया। तो पहले पहले लेवल पे इसमें 30 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, दूसरे वाले में इसमें टोटल 50 एडिशन हुआ। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया हमारा, 80 रुपए का टोटल वैल्यू एडिशन। तो यही इसमें बताया गया है। और ये दिखाता क्या है, इट रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी आप, जैसे ये 80 रुपए का जो प्रोडक्शन हुआ है ना, तो इसमें लेबर का और कैपिटल का कितना योगदान था ये भी हमसे हमें इससे पता चलता। ठीक है। और साथ ही साथ हमें इससे एक और चीज क्या पता चलती है कि पर्टिकुलर या फिर डिफरेंट सेक्टर में इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन किया है ना, टोटल, है ना, यानी कि कुल जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट, ये भी हमें किससे पता चलता है, ये भी हमें जीवीए से पता चलता है। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट ऑफ था, मतलब जीवीए के ऊपर। क्योंकि जीवीए हो सकता है आपको 3 नंबर में लिखने के लिए आ जाए, तो 3 नंबर में अगर आप जैसे लिखने को आ भी जाएगा ना, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, कि ये कैसे डिफाइन होता है और कैसे इसमें बाकी चीजें यूज होती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस हमें पता चलता है किन दोनों में, जीडीपी और जीवीए में, वो ये है, जीडीपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कंज्यूमर साइड को, और जीवीए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर साइड को। यानी कि जो जीडीपी है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, उपभोक्ता के साइड को, और ये उत्पादक को, उपभोक्ता और उत्पादक के स्तर। और जीडीपी क्या है, ये एक नेशनल वाइड एनालिसिस है, यानी कि अखिल भारतीय मूल्यांकन करता है किस कौन, जीडीपी। और जो जीवी है जो है वो कौन सा मूल्यांकन करता है, सेक्टर वाइज मूल्यांकन है। ये हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जीडीपी और जीवीए में हमें कैसे हेल्प होती है चीज़ों को कैलकुलेट करने में। तो और एक एक चीज़ ये भी है कि 2015 में, जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन को उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए थे, जो हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये भी था कि जीवीए जो है वो पहले फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था। अब जो जीवीए है वो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, 2015 के बाद से। यहाँ पे ये समझना रहेगा कि बेसिक प्राइस क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट पे तो हम पहले ही बात कर ही चुके हैं, है ना। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं, इमेज है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कंपनसेशन कंज्यूमर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये लिखा हुआ है सब्सिडी इनकम और सरप्लस। तो जीवीए एक फैक्टर कॉस्ट निकलता है इनको मिला करके। जब इसमें आप प्रोडक्शन टैक्स प्लस करोगे और प्रोडक्शन सब्सिडी इसमें माइनस करोगे तो आपको जीडीपी, सॉरी, जीवीए एक बेसिक प्राइस मिल जाए। तो यही हमने बेसिक प्राइस को देखा भी था। इसके साथ ही साथ एक चीज ये भी रहती है कि जैसे कि अ, मतलब जैसे मैं यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में इसको लिख दूं, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, ये आप, है ना, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 3 नंबर में आपके लिखने के काम आएगा। ठीक है, जीडीपी एक बेसिक प्राइस इज इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें प्रोडक्शन टैक्स को इंक्लूड करते हैं और एक्सक्लूड क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन सब्सिडी को हम इसमें एक्सक्लूड। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जीडीपी प्लस कर देंगे, प्लस जीडीपी भी कर देंगे ना, तो हमें जीवीए एक बेसिक प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी हाल फिलहाल बस बेसिक प्राइस ही बताया था कि प्रोडक्शन टैक्स प्लस होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी इसमें माइनस हो जाती है। यही एक सिंपल सी चीज। और इसके साथ ही और भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं यहाँ पे लिख तो नहीं पाया था, मैं आपको इसको यहीं से बताने का कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, हो गया। जैसे मान लीजिए कि बेसिक प्राइस अगर आपको दिया हुआ है
ठीक है। बेसिक प्राइस अगर आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये जैसा कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, यही होता है। फैक्टर कॉस्ट में हम प्रोडक्शन टैक्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे हम क्या, प्रोडक्शन सब्सिडी। ठीक है। तो आपको बेसिक प्राइस मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है और आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर कॉस्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे। ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो। ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा। मतलब जो भी प्लस माइनस में हो। अब यहाँ अभी एक एक ये हो गया, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। डायरेक्टली कैसे कि नेट प्लस, मतलब जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कि यही आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस। ठीक है। इसमें फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस टैक्स कर दीजिए, फिर माइनस सब्सिडी कर दीजिए। ठीक है। तब भी वो जो चीज़ है वो दोनों सेम ही पड़ती हैं, चाहे ये मेथड यूज़ कर लो, चाहे ये मेथड यूज़ कर लो। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि बेसिक प्राइस हमने उसमें देख लिया था, क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए कि मार्केट प्राइस से निकालना है तो पहले फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस निकाल लीजिए, और फिर आपको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस से आप बेसिक प्राइस निकाल लेंगे, है ना। अ, फिर इसके अलावा जो एक चीज़ और रहती है वो ये रहती है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको मार्केट कॉस्ट निकालनी है बेसिक प्राइस से। ठीक है। बेसिक प्राइस से अगर आपको मार्केट कॉस्ट निकालनी है तो बेसिक प्राइस में हम क्या करेंगे, हम बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स, हाँ, PRODUCT, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्स माइनस होगा, और प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, सॉरी, प्रोडक्ट टैक्स प्लस होगा, प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस होगी। जब कब होगा ये, जब हम हमें बेसिक प्राइस निकालनी है किससे, जब हमें वो, सॉरी, मार्केट कॉस्ट निकालनी है जब हमें बेसिक प्राइस दिया हुआ है, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट नहीं है। अगर बेसिक प्राइस है तब हम मार्केट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट टैक्स को प्लस करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करेंगे। तब हमें क्या निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये जो ऊपर इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, जो सबसे नीचे दिया हुआ है, हाँ, ये। ठीक है। ये जीपीए दिया हुआ है कौन सा, बेसिक प्राइस में। ठीक है। इस बेसिक प्राइस में जब आप प्रोडक्ट टैक्स प्लस करोगे और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा कौन सा, जीडीपी का, जीडीपी एक मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। तो ये एक सिंपल से फॉर्मूले थे, तो इसमें मैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन सब। ठीक है। फिर हम, हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो क्या था, डिस्पोजेबल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है। ठीक है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पर्सनल इनकम है 1,000 रुपये, इस 1,000 में से मान लीजिए कि आपने टैक्स दिया। ठीक है। टैक्स टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो आपके पास बचता है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये टैक्स दिया, 100 रुपये टैक्स दिया, इस 100 रुपये को टैक्स पे करने के बाद आपके पास 900 रुपये बचे, तो ये जो है ये आपकी कौन सी है, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है कि ये है ना, एक तो मान लीजिए कि वही है आपकी 1,000 इनकम है, 1,000 में से आपने 100 रुपये टैक्स दे दिया, माइनस कर लीजिए 50 रुपये आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, और जो आपके जितने भी खर्चे हैं, ऑल हाउस होल्ड, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का है। जैसे कि मतलब छोटे मोटे खर्चे होते ही है ना यार, कि आपने LIC लेके रखी हुई है तो LIC की किस्त देना है, आपने अपने किसी दोस्त से अगर पैसे उधार लेके रखे हुए हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करना है या मूलधनी वापस करना है, आपने कहीं से अगर सोना चांदी खरीदा हुआ है, अगर वो उधार में खरीदा हुआ है तो उनको पैसे दिया है, तो ये सारे पे करने के बाद इन दी एंड में, है ना, दी एंड में जो आपके पास पैसा बचता है वो आपकी डिस्क्रिशनरी इनकम होती है, विवेकीय आय होती है। क्योंकि वो ही आय बता चलता है कि आप कौन, आप
कहाँ पे उस इनकम को खर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी इनकम इज डिस्पोजेबल इनकम माइनस ऑल पेमेंट फॉर नेसेसिटीज इंक्लूडिंग अ मॉर्गेज और रेंट पेमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। द पोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम कैन बी स्पेंट एट विल, है ना, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज टू पे और सेव आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड, है ना। जैसे कि वही अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि 1,000 आपकी इनकम है, इसमें से 100 रुपये अगर आपका टैक्स लग गया तो आपके पास कितनी बची, 900 रुपये इनकम बची। ये जो 900 रुपये है ये आपके डिस्पोजेबल इनकम। इस 900 रुपये में से आपने फिर जब हम इस 900 रुपये में से आपने कोई बॉन्ड अगर होगा उसका उसका इंटरेस्ट वगैरह, किराए का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा आपने लिया होगा, भोजन, परिवहन, ये सब निकालने के बाद जो बचता है, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल खर्चा आपका ये वाला हो गया 400 रुपये। अब आपके पास टोटल पैसा कितना बच रहा है, 500 रुपये। तो ये जो आपकी इनकम होगी ये आपकी विवेकीय आय होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। फिर आखिरी वाली स्लाइड पे आ जाते हैं हम। इस पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, कि तो जीडीपी में हमारा क्या बोलते हैं अंतर हुआ है, मतलब 2015 के पहले हम अलग तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करते थे और 2015 के बाद हम अलग तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने पूरा डिफरेंस बना के दिया हुआ है कि पहले क्या था कि अर्लियर जो बेस होता था हमारा 2004 और 5 होता था, मगर 15 में आकर के हमने 11 और 12 को बेस बना लिया था जीडीपी कैलकुलेशन का। पहले जीडीपी हमारी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती थी, अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट कॉस्ट पे। ठीक है, हम मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट पे बात कर चुके हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वॉज यूज टू मेजर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब इसमें इसको यूज किया जाता था, किसको, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग करते थे, किसके लिए, विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों का पता करने के लिए। मगर अब जो हम यूज करते हैं वो अब हम है ना इंटरनेशनल प्राइसिंग ऑफ वैल्यूइंग इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एक बेसिक प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले यही जो चीज थी ना, ये जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट पे भी हम कैलकुलेट करते थे, इसी को चेंज करके यहाँ पे हमने बेसिक प्राइस कर दिया। तो बेसिक प्राइस पे हमने बात कर ही ली है। ठीक है, और जो आखिरी वाला पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अब इसको थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। हाँ, एक मिनट। तो इसमें क्या हुआ था कि इन दी ओल्डर सिस्टम जीडीपी वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड बाय यूजिंग दी आईआईपी, है ना। जैसे ये हो गया, आईआईपी से पहले कैलकुलेट करते थे हम, फिर इसको अब कैलकुलेट तो कर लिया, अब बाद में हमें इसे अपडेट करना रहता था। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करते थे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का यूज करते थे। ठीक है, मगर यहाँ पे लिमिटेशन ये थी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो है वो केवल उन्हीं फर्म्स को उन्हीं फर्म्स को देखती थी जो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ना। फैक्ट्री एक्ट का पास हुआ था 1948 में आया था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं केवल उन्हीं को देखता था, कौन, एएसआई। मगर अभी क्या किया है 2015 के बाद से हमने एमसीए 21 डेटाबेस को यूज करना शुरू कर लिया है। ठीक है, अब एमसीए 21 क्या है, तो एमसीए एमसीए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और ये क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, है ना, हर फर्म को एक 21 डिजिट का यूनिक नंबर अवेलेबल करवाया है। ठीक है, जैसे हमारे पास आधार है, आधार हमारा 12 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 21 नंबर का, मतलब 21 डिजिट का एक फर्म, जो जो कंपनी रजिस्टर होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके लिए ये अवेलेबल करवाया है। ठीक है, मतलब एमसीए 21 क्या है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सॉरी कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना वो, कंपनीज अफेयर शायद मैं बोल रहा था, कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो। एंड ईच वाज असाइंड अ यूनिक 21 डिजिट कोड। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। ठीक है, एमसीए क्या हो गया आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया। तो जो जो इस मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हैं, है ना, जितने भी फर्म्स वगैरह इसमें सब रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या करा है, 21 डिजिट का यूनिक नंबर अवेलेबल करवाया। तो अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जितनी भी फर्म हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं उनको हम यूज करते हैं, ना कि उनको यूज करते हैं जो पहले
एएसआई के तहत रजिस्टर्ड थे, फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थे। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि पहले जो आईआईपी का डेटा था वो पहले एएसआई इसको यूज करता था, मगर अब जो है एएसआई उन्हीं को रजिस्टर करता था जो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थे, मगर अब जो है हम एमसीए 21 को यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ क्या हुआ है कि इससे फायदा ये हुआ है कि इसका जो दायरा है वो ज्यादा विस्तृत है इसकी तुलना में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिग्बी भी इन्वॉल्व है ना। सिग्बी इसमें मतलब सीधी बात ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी शामिल किया गया है, जैसे कि सिग्बी हो गया, है ना। और कौन सा आईआरडीए हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमें इन लोगों की जो ग्रोथ है वो भी पता चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी तो योगदान है ही ना हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो ये मेजर चेंजेस थे जो भारत सरकार ने 2015 में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए किए थे। और ये सारे के सारे चेंजेस इसलिए भी किए गए थे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है हमारा यूएनओ है, उसने कुछ कुछ स्टैंडर्ड जारी किए थे। और उन स्टैंडर्ड से मिलाने के लिए कदम से कदम बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने ये सारे चेंजेस अपने कार्यकाल में 2015 में किए थे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये चीज़ आप मतलब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो है यूपीएससी ने इसी साल क्वेश्चन पूछा, मतलब 2021 का जो मेंस हुआ था ना, 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ये मेरे ख्याल से 10 नंबर में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो तो कवर हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन रखे हुए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक एक्स्ट्रा आ रहा है? वेजेस। तो इसका आंसर क्या है? वेजेस। ठीक है। दूसरा क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस। ये सही है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बेस प्राइस। अब देखिए एक ही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। चीज दोनों में एक ही कही जा रही है कि एक करंट प्राइस पे हो रहा है, एक बेसिक प्राइस पे हो रहा है। इन जनरल में अगर आप देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप कभी यूपीएससी का पेपर देने के लिए बैठेंगे, आपको ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको पता नहीं है उस बारे में कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो अब इसमें तो खैर तुक्का है एक कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक गलत होगा ही होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें तो पता है कि पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो बेस प्राइस पे थोड़ी ना कैलकुलेट होती है। अगर कोई जीडीपी है वो बेस प्राइस पे अगर कैलकुलेट हो रही है तो वो कौन सी जीडीपी है? वो फिर रियल जीडीपी है। ये क्या है? गलत है। फिर डेटा डाटा ऑन नॉमिनल जीडीपी शोज एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इकोनॉमी एज कम्पेयर टू रियल जीडीपी। तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में है ना, इसके रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में हमने लेक्चर बना के रखा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर जो है केवल सी आएगा। फिर है हमारा द नेट वैल्यू ऑफ क्रॉस जीडीपी प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट। मतलब जब जीडीपी में से अगर हम जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब क्या आएगा? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा वो। जैसे कि आपको पता है कि जीडीपी है ना, माइनस डेप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। सीधा मतलब क्या है? ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है? नेशनल पे। तो क्या करेंगे? जी में से हम डी माइनस करेंगे तो हम एन पे आ जाएंगे। ठीक है। इसका भी मैं प्रीवियस लेक्चर बना चुका हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। फिर व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। ये अब भी हाल इसमें देखा हमने। हाँ, ये जीडीपी जो है वो 11-12 का बेस ईयर हो गया है हमारा, चेंज होकर के। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 11-12 आएगा। सी है इसका आंसर। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ विच इज एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी के कैलकुलेशन में किसे हम ऐड कर सकते हैं? तो हाउस वाइफ वर्कर, जो मम्मी हमारे घर में काम करती हैं, हाउस वाइफ होती है, उनकी इनकम कैलकुलेट नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि रीज़न क्या है कि पहला तो एक होगा डाटा, एक डाटा की दिक्कत है। दूसरा मनी, मतलब जो वेजेस वगैरह अगर आप जो तय करोगे वो किस आधार पे तय करोगे, क्योंकि मतलब आईएलओ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि जो एक फीमेल होती है, मतलब हाउस वाइफ की अगर हम बात करें, तो वो दिन में 17 घंटे के आसपास काम करती है, 16 से 17 घंटे काम करती है वो। ठीक है। अगर आपको ये वाला डेटा समझ में नहीं आ रहा है, खास करके बॉयज, ठीक है,
बॉयज़ को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोई कोई बंदा या मतलब कोई महिला जो है वो 16-17 घंटे कैसे काम कर सकती है, तो एक दिन अपना घर का काम करके देखिएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कोई 17 घंटे कैसे काम कर सकता है। वो आराम तभी करती है जब वो सो रही होती हैं, व्हेन दे आर स्लीपिंग, ठीक है? या फिर जब वो खाना खा रही होती हैं, तब वो आराम रहता है उनका, ठीक है? अ टीचर टीचिंग हिज़ ओन चाइल्ड, है ना? एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है? पुराने शेयरों का पुनर्बिक्री का मूल्य, ये भी कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे डबल काउंटिंग की दिक्कत हो जाएगी, है ना? डबल काउंटिंग की समस्या आ जाएगी। और डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए ही जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है उन्हें जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। तो क्या बचा इसमें, फिर डी ऑप्शन बचा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय एन आर्टिजन, ठीक है? कोई भी नया घर अगर बनेगा, अगर यही घर अगर सेकंड हैंड बेच रहा होता ना तो ये भी इंक्लूड नहीं होता, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नया घर, है ना? कोई एक कारीगर द्वारा नए घर का निर्माण, ये इंक्लूड होगा। द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज डेवलप बाय साइमन कुजनेक ने दिया था जीडीपी का कंसेप्ट, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो कुल मिला के बस हाल फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना? अगर आपको अच्छा लगा है ये इनिशिएटिव तो प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। व्यूज़ आप देख तो लेते हैं हालाँकि लेक्चर्स मेरे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि मुझे क्या-क्या पॉजिटिव और चेंजेस इसमें लाने चाहिए। क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि इसमें एक आधा क्वेश्चन मेंस के हिसाब से भी डाल दूँ, ठीक है? मगर अभी मैं ये प्री बेस क्वेश्चन पहली बारी मतलब इतने डाले हैं, इससे पहले मैंने डाले नहीं थे। इससे पहले डाले मगर वो कम ही थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, है ना? मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर दिस। बहुत जल्द मेरा इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती मतलब कौन-कौन से मेथड होते हैं, ठीक है? नेशनल इनकम की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भारत में लेकर के, ठीक है? इसके लो होने के क्या-क्या रीज़न हैं और इनिशिएटिव क्या-क्या भारत सरकार ले रही है, ठीक है? इस सब के ऊपर हम इस पे बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।